वेलकम बैक नाजरीन। न्यूज़ ब्रेक था, आप देख रहे थे अपडेट्स पीटीवी पे। इलेक्शन ट्रांसमिशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और वसूख के साथ आपको यहाँ पर ख़बरें भी मिल रही हैं, एक तज्जिया भी मिल रहा है और साथ साथ पाकिस्तानियों की जो कहते हैं ना दिल की धड़कनें, जहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, नताइज के हवाले से होता है कि कौन सा नतीजा आ रहा है, क्या होने जा रहा है, गवर्नमेंट कौन सी बनने जा रही है, तमाम चीज़ें आपको हम पीटीवी न्यूज़ से बराह रास्त दिखा रहे हैं। और साथ इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे मारूफ तज्जियाकारों की टीम हमारे साथ मौजूद होती है। आप मुसलसल देख रहे हैं, हमने ऑल द वे फ्रॉम कराची, कोयटा, पेशावर, हर जगह से कोशिश की कि हमारे बेहतरीन जिनकी ज़िंदगी गुजर गई है इन कामों में, उनको हम मुज्तमे करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनकी राय जानते हैं, उनके तज्ज़िये लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारे साथ आज भी मोहतरम जनाब शहजादा जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं, ताहिर नईम मलिक साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल मौजूद हैं और अभी हमारे साथ दोबारा से आप इन्हें मुसलसल देखते हैं बाखबर प्रोग्राम में भी और फिर इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी देख रहे हैं, जनाब आगा इकरार हारून। आगा साहब, आपसे भी शुरू करते हैं क्योंकि आप तो थोड़े ताज़ा दम आए हैं और ज़रा नवी वैरायटी भी आए ना, तो अच्छा जी, अब क्या लेके आए हैं आप, क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है? देखिए, बात ये कि खबरें तो आपको पता है कि मैं तो हमेशा ये कहता था कि मैं प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स पे नहीं जाता हूँ जब तक जो है क्वालिफाइड रिजल्ट्स ना आ जाएं। तो आप देखें कि कल से लेकर आज तक जैसे चीज़ें आप, क्योंकि अभी रिजल्ट आए होते हैं 3% के, 15% के, तो हम यहाँ फैसला कर रहे होते हैं बैठ अच्छा, के वो। आज मैंने देखा, मैं नाम ले देता हूँ कि बहुत मायानाज हजरात बैठे हुए थे जियो पे और उसमें बुराज साहब भी बैठे थे, मीर साहब भी बैठे थे, शाहजेब भी बैठे थे, सारे बैठे हुए थे और उसमें इसाक डार साहब को उन्होंने फ़ोन पे लिया तो उन्होंने भी यही गिला किया कि आप अभी 3%, 5% पे आप, अच्छा पूरा होने दें, हम शिकस्त तस्लीम करेंगे अगर हमें शिकस्त आती है हमारे मुकद्दर में, लेकिन ये ना करें कि आप कोई अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर लोग कहेंगे देखा जी पहले तो आ गए थे। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे पता है नुकसान क्या होता है? आप बेसिकली जो व्यूअर होता है ना, उसकी आप एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर रहे होते हैं। रात अपना डॉक्टर साहब भी मेरे साथ उसमें थे शो में और मैंने यही कहा था कि 50% तक जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, मिनिमम 50% हो। मैं वैसे प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स के खिलाफ ही, पाकिस्तान और इंडिया में ये गंद है, आई एम सॉरी टू मेंशन, पूरी दुनिया में नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन के मैंने खुद भुगताए हैं और मैंने उसमें ये नहीं देखा कि बस पहले ही शुरू हो जाओ। बिल्कुल, ये सब पाकिस्तान में होता है और बाकी सब रिजल्ट्स पूरे आ जाएंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं, जो कि रिजल्ट्स के अलावा बहुत है इंपॉर्टेंट, फैज़ब, वो मैं अगर आप इजाज़त दे तो मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। ये होता है ना तरीका, इजाज़त मांगते हैं, वो ये एतराज़ नताशा को है ना इस पर। उसकी देखिए, आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल तला गंग से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या चकवाल से आ रहे हैं या फाफलंग एरिया से आ रहे हैं, वहाँ पे जो पोलिटिकल पार्टी जीत रही है तो वो 83,000 वोट लेकर, प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूँ, 60,000 वोट लेकर, 55,000 वोट लेकर जीत रही है। हारने वाला भी 40,000 ले रहा है, 45,000 ले रहा है। आप जब लाहौर में आते हैं तो आपको इतना कम टर्नआउट नजर आता है कि मरियम साहिबा जो हैं वो सिर्फ 23,000 वोट ले सकती हैं लाहौर की सीट से, और उनका जो अपना जिनको उन्होंने हराया वो 21,000 वोट ले रहा है। 2,000 को बल्कि 1900 के मार्जिन पे आप इलेक्शन जीत रहे हैं, जो कि आपका वेटिकन कहलाता है। उसी शहर में जो अपना जो है हमजा साहब हैं वो सिर्फ 5,000 वोट से अपना इलेक्शन जीत रहे हैं। मीनिंग बाय कि एक, क्योंकि वो भी PMLN ही जीत रही है, जहां 83,000 वोट भी लेकर आ रही है, 60,000 वोट भी लेकर आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस, अपना वेटिकन समझना किसी हद तक, आई एम सॉरी, ये मैं जिम्मेदारी में खुद लेता हूँ, एरोगेंस कि हम तो जीत चुके हैं, हमारे तो बल्कि हमने तो वो बना ली हुई है, कैबिनेट भी बना ली हुई है, बल्कि तो हमने तो सेनेटर्स भी दे दिए हुए, चपेड़ा भी करा दी। हाँ, तो चपेड़ा भी करा दिया आपने, बड़ी वो बात की। एक चपेड़ मुझे बताइए, एक शख्स जिसके अगर वालिद को, अगर मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, उनके वालिद का भी करियर डाला जाए, 60 साल का उनका पोलिटिकल करियर लाहौर में, एक अपना जो है वो, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको, यही बात मैं हमेशा करता हूँ, तो दोस्त मेरे 2 बैठे हुए हैं। आज का आवाम ये नहीं कहता है कि मुझे सड़क बना के दो, वो कहता है यहाँ तो मुझे जॉब दो अपनी जगह। लेकिन जो यूथ है ना, वो मानती है इज्जत। ये अभी तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हैं ये मैं आपको कितनी सड़कें चाहिए बना देता हूँ, कितने आपको एयरपोर्ट चाहिए दे देता हूँ। भाई, लोग इज्जत मांगते हैं, कारकर्दगी भी होनी चाहिए और दोनों चीजें जो बातें की आपने वो भी जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरत है। मैं आपको बताऊं, कारकर्दगी का हमने देख लिया कि एक ऐसी पार्टी ने जिसने कोई कारकर्दगी नहीं की, धेले का काम नहीं किया 45 महीनों में, वर्चुअली धेले का काम नहीं किया। आज वो ऐसे रिजल्ट आपको KPK से दे रही है कि आप परेशान हो जाते हैं।
उन्होंने एक दिया नैरेटिव। तो क्या चाहते हैं आप सर कि मासूमियत को लोगों से, साहब मेरे साथ लोगों की बैठे मासूमियत हुए से खेला जाए? हैं, 2 साहब मेरे साथ बैठे हुए जो वैसे कोई भी शो करते हैं, मेरी इनसे हमेशा ये बहस होती थी कि नैरेटिव की जंग है। मैंने यही कहा था आपको कि ये इलेक्शन नैरेटिव का इलेक्शन होगा, ना लोगों को तल्लक है कि मुझे मिल क्या रहा है, ना मुझे लोगों को तल्लक है। वैसी साहब फिर आप क्या समझते हैं एक डूअर और एक स्टोरी टेलर? तो अब जब ये जो जिस तरफ ये बड़ी प्यारी आपने मुखातिब बात कर की रहे स्टोरी टेलर। अगर आप मुझे इजाजत दें सर, अब मैं आपको इजाजत दूंगी, लेकिन सर पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूं ना। डॉक्टर साहब एक लफ्ज कहूंगा, एक चीज होती है कारपेट बैगर, ठीक है, और एक चीज होती है ड्रीम मर्चेंट, ठीक है। कारपेट बैगर्स जो है वो बहुत मेहनती होते हैं, ड्रीम मर्चेंट जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। नहीं, उसमें एक और गड़बड़ भी होती है, वो रिजल्ट तो नहीं। डॉक्टर साहब बताइए। इसमें गड़बड़ ये होती है कि जब आप ड्रीम बेचते हैं ना, वो फौरी तौर पे बिक जाता है, चमक दमक उसमें होती है, लेकिन इन दी एंड आप मायूसी की तरफ जाते हैं। उसका एक नुकसान ये होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं पहले एक बात करने लगा था कि ये जो मीडिया एंजाइटी पैदा करता है, यानी आप 3% पर आप, यानी कल 8 बजे एक न्यूज़ चैनल ने हेडलाइंस में खबर की कि फ़लाँ जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो फ़लाँ जमात से 30% की लीड पे जा रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका नुकसान है, इसका हिजान पैदा होता है। उसका नुकसान ये है कि बिल आखिर जब हकायक सामने आते हैं तो लोग सियासत से दूर हो जाते हैं, और इसका दूसरा नुकसान ये है कि लोग मीडिया से भी दूर हो जाते हैं। आप देखें ना, आपकी सोसाइटी में आपकी एज के लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं मेरा सियासत से लेना देना क्या है। बिल्कुल इसी तरह से अब आप ड्रामे का चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल नहीं देखते। हमारे घर में अखबार आया करते थे, अब नहीं आते। नहीं, वो देखिए यही सब मैं एक जुमला दूसरी भी दूसरे भी सुनिया करो ना। एक जुमला इसमें भी ये मुझे बताएं कि या जो न्यूज़ चैनल पे ड्रामे हो रहे हैं वहाँ ड्रामे ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहे, इसलिए तो नहीं चले गए क्योंकि अब न्यूज़ पे तो काम ही नहीं हो रहा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा एंजाइटी बेची है। जो एंजाइटी बेची है तो आप पाकिस्तानी ड्रामे पे भी मुंतकिल हुए हैं, आप फिल्म पे भी मुंतकिल हुए हैं, और आप न्यूज़ से दूर हो गए हैं। आपकी इंडस्ट्री की जो ख़राबी की बहुत सारी वजूहत हैं, इसमें सारी होगी ठीक जो हम कहते हैं जर्नलिस्ट, लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी हमारी है कि हम उसमें इज़्तिराब बेचते हैं, और इज़्तिराब एक हद तक बिकता है, उसके बाद वो आपको डिस्कार्ड कर देता है, आपको डिस्क्रेडिट कर देता है। अच्छा जी, तो ये उस्ताद साहब, एक अब हमने पहले बात की जिस तरह मौलाना की, नवाज शरीफ साहब की, बिलावल साहब की, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब 2 हलकों से वो आए सामने, और दोनों से वो उस तरह वो नहीं कर सके, वो हासिल नहीं कर सके अपने अहदाफ जो हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, इसको ओन चौधरी जीता है, और किस एरिया से जीता है, वो दोनों सीट से हार जाते हैं। उन्हीं के साथ के हलीम खान वो जीत जाते हैं। तो ये एक तो और हारते भी किससे हैं? एक हलके में आपके तरीन साहब हारते हैं नून लीग से, नून और लीग से दूसरी तरफ वो हमायत है उधर, और वो उनका पहले भी वो नून लीग के उनके खिदमत रहे हैं, और पक्का सीट भी उनका। तो ये एक अजीब सा एक वो है कि मुल्तान में भी वो हार जाते हैं, और उधर लोधरा में भी हार जाते हैं। ये हैरत की बात है कि सब कुछ उन्होंने वो पुल किया, सारा कुछ ग्रुप बनाया, आईपीपी बनाई, और आईपीपी के लोग भी कुछ कामयाब हुए हैं, और आगे भी ऐसे लगेगा कि होने की वजह से ये आप समझते हैं थोड़ा सा। अलीम खान भी तो नई पार्टी में है ना, वो भी तो अली पार्टी, वो भी अली पार्टी ऑन से जितना हार्श रहा है। बल्कि ऑन ने तो शायद ट्वीट भी किया कि मैंने उसका ट्वीट पढ़ा, उसने कहा मेरे खिलाफ जिस तरह से वो है, मेरे पास तो वो चीज़ें हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ आप, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं बड़े बल्कि आज वो एक जगह पे कह रहे थे कि कल मुबैना तौर पे जो वो कह रहे थे, मुबैना तौर पे मेरे ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश रहा ताकि मामला बढ़े ना, खुश उसलूबी से। और नाम भी उन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन के लोगों का किया, लेना नहीं चाहिए हमें कि हम किसी की बात को इधर को इश्तियाल के लिए हम फैला दें। तो वो भी उन्होंने कहा मैं बिल्कुल हो रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसका है कि उनके सरबराही माने जाते हैं, सरबराह हार जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, जैसे आपने कहा मियाँ नवाज शरीफ, लेकिन बचा गए शहबाज शरीफ अपने आप को। अच्छा जी, तार ने मलिक साहब, आप माशाल्लाह इलेक्शन पे इतनी तैयारी करते हैं, वैसे एक आध दफ़ा आप भी आई जाए सामने, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप सामने उन्होंने बोल दिया पहले। आप ये फरमाइएगा, क्योंकि मैं लुक में ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मुझे फिलबदी आना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज़ाद हुए हैं 72 आवर्स में, इन्होंने किसी जमात को पकड़ना है, प्लेटफॉर्म चाहिए उनको। अब
KPK में भी आप देख लीजिए या कौमी असम्बली में भी देख लीजिए। अब ये कोई ऐसी रजिस्टर्ड जमात ढूंढेंगे या किस जमात की तरफ जा सकते हैं, इस पे क्या तजिया कहता है? ये एक तो ये कि किसी रजिस्टर्ड जमात के साथ भी अपनी वाबस्तगी शो कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं वहाँ भी किसी के साथ ये अलायंस कर सकते हैं। और तीसरा पहलू ये है कि ये भी एक राय है कि ये आज़ाद पार्लिमानी एक ग्रुप की सूरत में वो भी मेंटेन कर सकते हैं। ये बात अभी ये एक लीगल क्वेश्चन है, तो इनके फ्यूचर का फैसला जो है वो जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा और 72 घंटे का टाइम होता है उसमें इन्होंने डिसाइड करना और पहले सेशन के बाद वोट के बाद आगे चलेगा। लेकिन ये आज़ाद जो 1985 के इंतखाबात हुए थे उन आज़ाद से मुख्तलिफ हैं। तो ये बैसाखियों वाली तो नहीं होगी आज़ाद? नहीं, ये वो तो अपनी वफाओं से वे आज़ाद थे और उनके पास कोई चॉइसेस नहीं थी। फिर उनके ऊपर पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग बनाई गई तो सब उसमें चले गए। लेकिन ये जो आज़ाद है दौरान इलेक्शन कैंपेन एक जमात इंतखाबी निशान से सारे तो नहीं है ना, वहाँ से सारे तो नहीं है। जो हमेशा हर इलेक्शन में आज़ाद होते हैं, जब जमातें भी होती हैं इंतखाबी निशान उसमें मैं ऐड कर दूँ, इसमें मैं ये ऐड कर दूँ कि ये जो आपने कहा कि 100% नहीं है, उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा है जिसको लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये आज़ाद वही हैं, ऐसा नहीं है। एक फिर दूसरा ये है कि इनमें वो मैंने जो नोट किया है इसमें वो नॉन चेहरे नहीं आ रहे हैं जो जिसका हम समझ रहे हैं उसका। तो शायद मेरा एक गुमान है इनको अट्रैक्ट करना, इनको हांग के दूसरे किसी पार्टी में शामिल करना आसान होगा बनिस्बत वो लोग नॉन चेहरे होते तो जो नॉन चेहरे जिन्हें पहले इलेक्टेबल्स बना दिया जाता है। मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। देखिए उमर अयूबा में डिसएग्री जरूर करेंगे, वो नोन असद कैसर हैं, अनवर वो नहीं आएंगे ना, वो नहीं आएंगे, केपीके से वो नहीं आएंगे, बैरिस्टर गौर हैं वो नहीं अब आएंगे। एक तो ये वो की बात नहीं कर रहे, वो नए लोगों की बात कर रहे हैं। आपने मेरी बात नहीं समझी, मेरी बात नहीं समझी। मैं तो ये कह रहा हूँ आप नहीं समझे। असल में वो नॉन चेहरे तो हैं, उनको तो रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी ना किसी पार्टी में जाएंगे, वो अपना वापस शामिल हो जाएं उस पार्टी को बहाल करके और या ग्रुप बना लें, वो बात की बात। वो लोग, और मुझे ये गुमान है कि वो लोग जिनको अभी हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, फलाना बंदा उसने किसी शख्स ने कहा कि KPK में मेरे हल्के का मैं इसको जानता नहीं हूँ, किसी ने इसको कह दिया होगा कि दर्शकों को। तो ऐसे एलिमेंट भी हैं उसमें हैं जो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। अच्छा, मैं सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ कि इम्कानी तौर पे कौन सी ऐसी जमात हो सकती है जिसको ये ज्वाइन करें? मैं जी सर, आप मेरे ख्याल में नहीं, इम्कानी तौर पर जो आगे बढ़ेगा हुकूमत बनाने के लिए, इसलिए कि अब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एक पार्टी की, मियां साहब की, वो देखते हैं क्या लाएअमल तय करता है। आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि मुमकिन है कि ये मुमकिन सियासत में सब कुछ कि वो ऑप ना करें और वो छोड़ दें। और जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं, वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं जी। कंप्लीट सर, जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये आपकी बात ये है कि सियासत में फिर पार्लिमानी सियासत की अपनी डायमेंशंस होती हैं, उसमें किसको क्या मिलता है, कौन सा आईनी ओहदा मिलता है, कौन सी सीट, वो किस जगह कोलिशन पार्टनर बनते हैं, इसका फैसला मुकम्मल नताइज आने के बाद जब पार्टी पोजीशन जब मुकम्मल नताइज की बात हो रही है, नताइज के सिलसिले में आगा साहब आप क्या समझते हैं? ये जो एक इंडिपेंडेंट का झुकाव जो है, ये वैजी साहब ने ये पूछा और ये डॉक्टर साहब भी पूछा था इससे पहले। देखिए जी, जो बात की शहजाद साहब ने कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट है वो नॉन चेहरे नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक खौफनाक हकीकत पाकिस्तान की एक्चुअली उन्होंने इंडिकेट की है कि इसका मतलब है क्या हम ये वाकई मान लें कि जो मेरा ख्याल था कि लोगों ने नैरेटिव को वोट दिया और आम लफ्ज़ों में अगर किसी ने कप भी खड़ा किया उसको वोट मिल गया, ऐसे ही ये तो फिर हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी पार्टी को वो उनको ख़रीदना या फ़रोख्त करना पॉलिटिकल पार्टी में जो होता है वो होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ एक नैरेटिव। बाज़ हल्के ऐसे हैं जी जिस पे आज़ाद ही आज़ाद को मात दे। जी, मैं वो भी बताता हूं, काफ़ी ज़्यादा है, मैं वो 12 हल्के हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, 12 हैं, चले 12 भी दर्जन हो गए, मैं उसमें ना। अगर ऐसा भी है और अब बाज़ हल्कों का हो सकता है ना पता हो हमें और ऐसी जगह हो जहां आप, मेरा ख्याल आप भी ना पहुंचे हो, मैं भी ना पहुंचा, तो अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो फिर तो वो आ जा सकती है ना कहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, हो सकता है। देखिए मैं इस वक्त कुछ बात और कर रहा था, जहां आज़ाद से जीते कुछ एरियाज में वाकई वैसे ही आज़ाद होते हैं, ठीक है यार, हर इलेक्शन में भी तो आज़ाद होते ही है ना। कुछ वैसे ही आज़ाद। अगर मैं पूरी एक मुझे प्लीज़ मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। देखिए
12 हल्कों में से 7 हल्के ऐसे हैं जिसमें हमें पता है कि वो पीटीआई के ही 2 आदमी खड़े हो गए थे। अच्छा, ठीक हो गए। तो हम उसकी बहुत डिटेल्स में ना जाए तो, लेकिन जो बात अपना इश्तियाक साहब ने की पहली वो मैं करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि हमें तब पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है और हम कहाँ खड़े हैं जब हमें पता चलेगा किस पार्टी ने कितना वोट लिया और टोटल इंडिपेंडेंट के वोट्स कितने हैं। क्योंकि मेरी एक थ्योरी थी, ये दोनों साहब बैठे हुए हैं, मेरी एक थ्योरी थी कि हमें तब नहीं पता था। हवाले देते हैं, वो बोलते हैं, फिर कहते हैं मुझे अकेले अच्छा को बोलने चले, देना। ओके, मैं आपका हवाला नहीं दूंगा। बात करें जब ये बात है कि जब पीटीआई से अभी बल्ला नहीं लिया गया था, मेरी एक थ्योरी थी कि इस दफा इंडिपेंडेंट के वोट जो है शायद एट पार आ जाए पॉलिटिकल पार्टीज के। ओके, ठीक है, और मुझे वो लग रहा हो रहा है। अब वह क्यों हो रहा है मैं बताऊं आपको। देखिए, जेयूआई का कार्य मेरा ख्याल है कि ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा एज ए पोलिटिकल पार्टी। ये मैं नहीं कहता खत्म हो जाएगी, क्योंकि पोलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती है। एएनपी की भी यही हालात है, जमात इस्लामी की भी यही हालात है, जीडीए को इंजेक्ट किया गया, पीएमएल के साथ अलायंस हुआ उनका, उसका भी यही हालात है। अगर आप चले जाएं सिर्फ 4 साल पीछे, पीएमएल क्यों अपनी एंटिटी के तौर पे नहीं रह सकी है, पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना के ख़त्म हो गई, आईपीपी को आपने देख लिया है, खटक के साथ जो है वो भी आपने देख लिया है, आईजीआई और जमात इस्लामी की और बाप की भी आपने सिचुएशन देख ली। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक तो वो जो आपस में पॉलिटिशियंस इंजीनियरिंग करते थे, मैं पॉलिटिशियन की इंजीनियरिंग कह रहा हूँ, एक तो बात है उसकी स्पेस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुझे नज़र नहीं आ रही जो आपस में करते जोड़ तोड़ के, उसको इंजीनियरिंग कहता हूँ जी मैं। दूसरी बात यह है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों ने कंपैरेटिवली रिजेक्ट कर दिया है, और ये जो आपको आज़ाद नज़र आ रहे हैं वो नैरेटिव पे आए हैं, किसी मैनिफेस्टो पे नहीं आए, हाँ, मंशूर पे नहीं, मंशूर पे नहीं आए। सिंपल, उसकी वजह एक और भी है। अगर आप इनके मंशूर उठा के देते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के, सिमिलर है, वो भी 1 करोड़ की नौकरी की बात करता है, वो भी 50 लाख घर की बात करता है। बल्कि पीएमएलएन ने तो ये किया कि पूरा पीवीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला सफ़ा उतार के मंशूर का उस पर लगा के आपको बांट दिया कि ये हमारा मंशूर है। उसमें कई चीज़ें, तो ये चीज़ें जो है ये अब रियलिटी है पाकिस्तान की। जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है वो इन चीज़ों को देख के आगे चले। हाँ जी, आप बताएं, जिन्होंने कहा सारी जमातें मुक्तियाँ नज़र आ रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये इन्होंने खुद ही ये कहा है कि सियासी जमात ख़त्म नहीं होती है। अब हमने ये देखा गुज़श्ता कम से कम 2 तिहाइयों में जमात इस्लामी 0 पे जा रही थी, लेकिन अब हमें उसका राइज नज़र आ रहा है। अब मौका आ गया है कि जेयूआई को हम इंटीरियर सिंध में डिस्कस करें। इंटीरियर सिंध में कभी इतनी विजिबल नहीं थी जेयूआई, लेकिन हमेशा उसका फुटप्रिंट रहा है। ये फुटप्रिंट शुरू होता है मौलाना उबैदुल्ला सिंधी से, डॉक्टर खालिद सोमरो। खालिद सोमरो तो कल की बात है ना, और मौलाना हालेजवी से, और ये कम से कम 50-60 बरस पहले की बात है। वहाँ से शुरू होता है, उनके दौर में कुछ नहीं था। सर मैं कह रहा हूँ आगे आ अब आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप कहते हैं टाइम हो गया, मैं तो कह रहा हूँ अगली बात करें। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मेहनत की है, राब्ते किए हैं, लोगों को जोड़ा है, अब वहाँ सामने आ गए हैं वो। और जो जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान की एक बड़ा फुट फ्रंट पे आके खेले हैं ना, तो उसका भी एक जमहूरियत के साथ हमेशा जाता है इंटीरियर। तो वो जो पीपल्स पार्टी को नहीं पसंद करते, उनके लिए लामहला ये प्लेटफॉर्म। दूसरा, जेयूआई को जब हम डिस्कस करते हैं तो बलूचिस्तान और सिंध में वो लोकल इश्यूज यानी नेशनलिज्म की भी पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं। शुरू में तो और दूसरा जो इनका सवाल था, मैं आपको बताऊं कि एक नून लीग के इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये वाह का हल्का है। आप देख लें कि यहाँ गुलाम सरवर खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट थी, बैरिस्टर अकील मलिक। ये पिछला इलेक्शन इन्होंने पीएमएलएन पे कंटेस्ट किया, इस दफ़ा इन्होंने दरख्वास्त भी दी। और ये जो इनका, आप जिस जानिब इशारा कर रहे थे, ये एनए की सीट पे यहाँ पे वो कामयाब हुए, और इनके मद्दे मुकाबिल चौधरी निसार अली खान भी थे और गुलाम सरवर खान भी थे, और पीटीआई की हिमायत याफ्ता अजरा मसूद, निसार साहब तीसरे नंबर, कुछ आज़ाद ऐसे भी जीते हैं जिनकी तीसरे नंबर पे आए जो निसार साहब। अब इनका हदफ क्या मुस्लिम लीग नून होगा, जाएंगे तो इन्होंने एक दौरान कैंपेन ये कहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून के वोटर मुझे वोट दें और मैं उनके साथ। ताहिर साहब से मैं पूछना चाहूँगी, एक मिनट, आगा साहब ने बात की नैरेटिव की, आपको क्या लगता है ये नैरेटिव वाला ही एक क्यों दिखाई देता है वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये थोड़ा चेंज है? देखिए, ये अब नया, ये तो उनका पर्सपेक्टिव है ना? हमारे एक मीडिया में इस्तेलाह एक आई डिस्कोर्स की जगह नैरेटिव आ गया, और ये, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें इसको ऊपर से नहीं डीप डाउन देखना चाहिए। एक तो ये कि पैटर्नेज पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है कि थाना कचहरी गली नाली सोलिंग पे आप वोट ले लें, ये पॉजिटिव बात है। दूसरा, जो इलेक्टेबल्स हैं वो इस तरह बासर नहीं रहे। तीसरा, आपके यूथ फैक्टर है,
और चौथा मेरा तजिया है कि रूरल अर्बन डिवाइड भी ख़त्म होगी। 3 चीज़ों की वजह से। सोशल मीडिया की रीड बढ़ी है। अब जिस नौजवान के पास स्मार्टफोन है और जो जमातें स्मार्टफोन पे उसे अपना मवाद ही दे ही नहीं रही, ना वो टिकटॉक पे हैं, ना ट्विटर पे हैं, ना इंस्टा पे हैं, ना उनकी वीडियोस आ रही हैं, ना यूट्यूब पे उनके वीलॉग हैं, और एक जमात ने वो स्पेस कैप्चर की हुई है, तो ये इनकी कमज़ोरी में शामिल हो गई है। और चौथा जो आबादी, और इस वक्त 7 जो हर 1/3 आबादी है वो अर्बन आबादी है। अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर, कोयटा इनकी आबादी मिलाएंगे तो ये आबादी 1/3 से भी ज़्यादा बन जाती है। तो अब ये जो अर्बन वोटर है ये नैरेटिव पे रहता है। इसके लिए उम्मीदवार को जानना भी ज़रूरी नहीं है, और इसकी मिडिल क्लास एस्पिरेशंस भी हैं। उन मिडिल क्लास एस्पिरेशंस को ना पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है, ना नून लीग। अगर हम पीपल्स पार्टी का सिंध में तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में उनका वोट ही डिक्लाइन हो गया। सही। अच्छा शहजाद साहब, ये जो बात ताहिर साहब कर रहे हैं, बलूचिस्तान के हवाले से अगर यही सवाल आपसे किया जाए तो वहाँ क्या है, वहाँ कुछ तब्दीली आई है या वडेरा सरदार जो कहेगा वही होगा? उनसे पहले मैं सिर्फ एक जो इन्होंने सिंध का नक्शा खींचा, अगर आप चेक करें पिछले 2, 3, 4 इलेक्शन में, बल्कि उससे पहले MQM छाई हुई थी और MQM उसमें पेनिट्रेट किया उन्होंने, उनको स्पेस मिला है पीपल्स पार्टी को। अभी भी आप देखें हैदराबाद से भी सीट अपने वो जीते हैं, और उनकी सीट ऐसा मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि सब इकट्ठे हो गए हैं MQM, उसके बावजूद एक तो वोट कम पड़े हैं, उसको जीते हैं बहुत छोटे मार्जिन से, और दूसरा ये है कि सीट कम उनकी होंगी। इस तरह नहीं होंगी बिल्कुल जिस तरह वो पहले 90s के इलेक्शन में जो बिल्कुल एक 18-16 सीटें। एक दूसरा बलूचिस्तान का आपने पूछा, बलूचिस्तान में भी अभी तक तो इलेक्टेबल्स हैं। और कोयटा से ये हुआ है कि बड़ा अपसेट है, शायद ऐसे अननोन लोग जिसको हम जर्नलिस्ट डिस्कस ही नहीं करते थे, हम कहते हैं ये इन्फ्लुएंशियल है, ये इन्फ्लुएंशियल है, ये इन्फ्लुएंशियल है, इसकी ये पार्टी इसकी कॉम्परस्त है, वो खुद कुछ है या नहीं है, पार्टी उसकी मजबूत है। लेकिन देखा तो एक पीपल्स पार्टी से एक अननोन बंदा जो चागी से है वो जीत गया है, उसका कज़न या भाई है वो दूसरे हल्के से जीत गया कोयटा से। ये एक अजीब सा वो हुआ। अब रिजल्ट आगे भी आ रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी का उन हल्के में जहाँ जमालियों का होल्ड होता है, जमाली हमेशा से डिवाइड भी हैं, लेकिन जमाली ही जीतेगा, नॉन जमाली कोई नहीं जीतेगा। लेकिन पहली दफ़ा वहाँ का जमात इस्लामी के टिकट पे एक बंदा सीट निकाल गया। जमात इस्लामी की ये पहली सीट है बड़े अरसे में, जब तक हमने उसको कभी नहीं देखा, नॉन पार्टी बेसिस पे ज़रूर वो था, उसके अलावा कभी नहीं था। तो ये एक चेंज ज़रूर आया है, और वहाँ भी नैरेटिव ने काम किया कुछ हलकों में। जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब इस वक्त लड़ रहे हैं कौमी असम्बली की सीट पे कोयटा शहर से। वहाँ पर दूसरे बड़े एक इन्फ्लुएंशियल बंदा हाजी लश्करी साहब जो नवाब असलम रेसानी के भाई हैं, जो पीपल्स पार्टी में थे, और कासिम सूरी पिछले इलेक्शन में कासिम सूरी से वो 4000 वोट पीछे थे, और 5 साल केस चलता भी रहा, प्रूव भी हुआ कि क्या हुआ, स्टे पे चलता रहा। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद सालार खान कोई इसको जानता नहीं है, वही नैरेटिव वाला बंदा है, वो अभी तक कबल वक्त है, पूरे इलेक्शन आएंगे लेकिन अभी तक वो आगे है। तो इस तरह कुछ हलकों में ये नैरेटिव ने काम भी दिखाया। नताशा, मैंने एक सर्वे किया 3 यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने बच्चों को 4 सवाल दिए और मैं कहा कि 2 को आपने निशान लगाना। उसमें एक तो था कि आपको क्या चाहिए नहीं को अपना पार्टी से, आपको तालीम चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, आपको सस्ती अशिया चाहिए, या मुल्क में एज ए अपना यानी कि सिटीजन इज्जत चाहिए। 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने किया, और हर जगह एक जगह 150 थे, बाकी 70-80 से ऊपर थे। हैरत अंगेज तौर पर सब ने मिन हैसुल कौम कहा कि हमें इज्जत चाहिए, उसके साथ एक और टिक मार था, इज्जत चाहिए। ये नैरेटिव जो ना इज्जत वाला, ये पॉलिटिकल पार्टी दे नहीं रही है। हमने अभी बात की अपना फैज साहब ने, एक तमाचे ने एक पूरी की पूरी डायमेंशन ही चेंज कर दी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की। ये वोट सर, ये यूथ की बात कर रहे थे ना, तो यूथ में आपको कितना परसेंटेज दिखाई देता है जो यूथ का वोट था जिसको आप एक यूथ से मुराद, आप ये भी यूथ से मुराद हम सिर्फ लेते हैं वो लड़के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, काइंडली इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको 35-40 तक ले जाएं, ठीक है।
एक आदमी बल्कि जो 35 वाला आदमी ना 26 साल से बेचारा मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाता है वापस आता है, पुलिस उसको रोक लेती है, वहाँ खड़ा कर देती है, उसको ज्यादा इज्जत चाहिए। वो ज्यादा अपनी इज्जत ढूंढ रहा है कि यार मेरी हैसियत क्या है, हु एम आई। जो क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं वो कहते हैं हम हैं कौन, हमारी हैसियत क्या है। हो भी क्यों ना डॉक्टर साहब आप बताइएगा, वो हो भी क्यों ना। जब मैं पहले भी ये बात दोहराता हूँ, कॉलम भी इस पर लिख चुका हूँ कि आलम अरवा से मुझे जुलूसों की आवाज़ें आती हैं कि बस ही नहीं जाना, हमने नहीं पाकिस्तान में जाना। पैदा होते ही जो है मकरूज पैदा हो रहा हूँ, तो मुझे बताएं वो मकरूज भी है, मकहूर भी है, मजबूर भी है, इज्जत भी मांगता है, वो भी नहीं मिल रही, तो हल फिर क्या है? देखिए ना, हमारे यहाँ जो गुज़श्ता 4-5 दिहाइयों से जो सूरत हाल चली है और उसमें हमारा जो इक्तिसादी डाउनफॉल शुरू हुआ है, उससे सबसे ज़्यादा नौजवान ही तो मुतासिर हुए ना। उनकी समझ में नहीं आता कि हम यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, माँ बाप तैयार होते हैं कि इनकी शादी करनी है, वो खौफज़दा होते हैं कि शादी हो गई तो कुछ जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाएंगी। तो ये मसाइल तो हैं ना। अब इसमें अब आप अगर इस तरह की करें कि लैपटॉप से मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ और चाहिए, इस तरह की सूरत हाल भी तो हो सकती है ना। तो ये है हमारे यहाँ। एक सिंध की बात करना चाहता हूँ। जरूर। देखिए, सिंध में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में जब GS सिंध की बात हुई तो उसके बाद GM सैयद और मुख्तलिफ उनके पैरोकार सामने आए और उसके बाद GM सैयद के घराने से लोगों ने इलेक्शन लड़े, वो मेन स्ट्रीम में आए। उसके बाद ये बड़े अरसे तक ये बात पीछे चली गई। अब आप देखते हैं कि कादिर मक्सी जो GS सिंध कौमी महाज के लीडर हैं, वो आपको इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं। एक आध दफ़ा पहले भी आए, नहीं कामयाब हुए। पहले भी आए। कॉम्परस तो वैसे वो पीपल्स पार्टी ने तो बिल्डोज कर दिया, उनको बिल्डोज कर दिया। और यही पीपल्स पार्टी के इसी नैरेटिव की वजह से उसको कराची में और हैदराबाद के शहरी हलकों में ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये हुआ कि आबादी का इंटीरियर से इन्फ्लक्स भी हुआ है कराची की तरफ। ये भी एक सबब है कराची में पीपल्स पार्टी के वोट के। सवाल भी कर लूं सर, मैं सवाल भी कर रही हूँ। वो ये कि इन्होंने यूथ की ही बात की और यूथ को रिस्पेक्ट चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए? उन्हें नहीं पता उनके अच्छे के लिए क्या है? उनको भी तो ये बोल रहे हैं ना, घर चलाना है, सब जिम्मेदारी हो जाती है, तो सिर्फ इज्जत चाहिए। मुझे बिल्कुल यही बात करना था, आपने सवाल पूछ लिया कि इन्होंने भी ऐड कर दिया। देखिए, ये ज़रूर होगा कि उनको इज्जत चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे लगता है, मैं जब इस्लामाबाद आ रहा था, मैं 2 नौजवानों से मिला, उन्होंने यही बात की कि बल्कि आज सुबह किसी ने कहा तो मैंने तो वोट इनको इंडिपेंडेंट्स को दिया है। तो मैंने क्या आर्गूमेंट की, मैंने कहा उनको सियासत के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक। उन्होंने कहा कि नहीं, अब अभी वो उस कैंप का हिस्सा अपने को समझते हैं। जो भी उन्होंने लहराया, कागज भी लहराया और जो कुछ किया। तो मैंने 1-2 सवाल किए कि मैंने कहा अच्छा, तो आप समझते हैं कि आप जब दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद वो काम करें वो ठीक है? कहते हैं वो ठीक है सब कुछ, लेकिन अब जब लेकिन है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये नैरेटिव ज्यादा देर रहता नहीं है। आगा साहब, ज्यादा रहता नहीं है। सवाल करना सिखा दिया, ये कुछ सवाल करना सिखा दिया, नहीं सवाल नहीं, एक और चीज भी है, नहीं आवाज उठाना भी, और एक ये भी तो है, हम आप उसको शायद समझते हैं कि वो क्रॉस भी कर रहे हैं आप उसको एक बल्कि मैं क्या ही दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि उस कैंप ने बदतमीजी करना सिखा दिया कि आप किसी से ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से इख्तिलाफ रखूं। अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं आंखें निकाल के बात करूं, तो ये भी मेरे ख्याल बड़ा मैटर। अच्छा, ये मायूसी ज्यादा धमाकाखेज होती है। ये कर लें, ये कराची से आइए होस्ट करने के लिए, कुछ चेयर का भी ख्याल रखें। आप बात जमहूरियत की करते, चेयर की तरफ देखा करें, सवाल करने के। आगा साहब, आपने पूछ के सवाल करना। नताशा, मैंने ये नहीं कहा, यस मिस वाला हो रहा है। नताशा, मैंने कहा कि मैंने उनको 4 दिए थे, जिसमें से एक ये था, और मैंने आपको ये कहा कि उसमें से एक तो सबने इसको किया एक साथ। वही फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि हमारे एजुकेशन। अब एक सवाल ले लीजिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस इंस्टीट्यूशन में पूछा है, वहाँ माशाल्लाह खाते पीते घरानों के बच्चे होंगे। लेकिन आप उस गली महल्ले का क्या करेंगे जिसके वाकई शादी इसलिए रुकी हुई है कि नौकरी होगी तो शादी होगी, और उससे कितनी चीजें बढ़ रही हैं। फिर मैंने कहा है कि एक तो उन्होंने कहा कि इज्जत, और दूसरी मैं यही बता रहा, किसी ने कहा कि जॉब्स होनी चाहिए, किसी ने कहा एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात बताओ, ये इसमें से 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और 1 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि गरीब का बच्चा भी उसमें। मैं ये नहीं कह, मैं जब भी डाटा कलेक्शन करता हूँ मैं सोच के करता हूँ। एक बात जो मैं ये बात इसमें यानी कि है, जो इन्होंने
कैंडिडेट्स जो भी इंडिपेंडेंट कह रहे, जो इन्होंने बदतमीजी सिखाई सोसाइटी को, जो पोल्यूट किया, मैं तो कहता हूँ हुआ ये है कि सोसाइटी को वहाँ पे लेकर गए हैं जहाँ पे हमें डर लगता है किसी बच्चे से, स्टूडेंट से बात करते हुए। क्यों हुआ? उन्होंने हर चीज़, वो जो कि हमारे वालदा शायद अभी कभी कान पकड़ा देती, अगर हमारे सुन भी लेती हूँ, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि उनके अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई नैरेटिव दे नहीं सकी। उसने कहा कि मुझसे लैपटॉप ले लो, उसने कहा कि मैं लैपटॉप देने से आईटी का कोई भी काम करता है तो उसको क्या चाहिए? लैपटॉप नैरेटिव और कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक आदमी को एक नैरेटिव मिलता है जो गलत है, जो बदतमीजी सिखा रहा है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटिव कोई है ही नहीं, और कोई नैरेटिव की बात ही नहीं कर रहा। और आखिरी एक बात करूंगा, पहलू एक और है, आखिरी एक बात करूंगा, जब वो अपना रियासत को निशाने पे लेकर बैठे हुए थे और रियासत के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे थे स्टूडेंट्स के बीच में और यूथ के बीच में, तमाम पॉलिटिकल पार्टी साइड पे खड़ी हो गई थी, ए जानन थे वो जानन। तो अब आपने रिजल्ट देख लिया उसका। वो वक्त था कि पॉलिटिकल पार्टीज आगे आती और एक नैरेटिव बनाती सबके साथ। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नैरेटिव नहीं बनाया, अवॉइड किया। इन्होंने कहा कि खुद बनाया, खुद खत्म करें। डॉक्टर साहब, ये अभी बात आ गई कि वो इधर खड़ी थी, वो जाने और वो जाने, ये जो था, मैं आपसे तीनों से एक ही सवाल अगर इजाजत हो आपकी तो मैं कर लूँ। वो कहती है मैंने ओके लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ ओके लिख दिया। मुझे नहीं, तुसी चौड़ना ना, वो मेरा उसका मामला, हम होस्ट हैं। अच्छा, बात मुझे ये बताइएगा, ये जो लाडला की रट थी अब खत्म हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। ये हो सकता है कि वो टर्म बदल जाए, लेकिन इस तरह का आपको जो क्लैश है, बड़े कोड वर्ड्स में बातें हो रही हैं, या जो यानी यूँ कहने की जो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है या कशीदगी है, ये और बढ़ेगी। नहीं, ये कम होती नहीं दिखाई मुझे नहीं दिखाई देती। देखिए, इलेक्शन मसाइल के हल के लिए होते हैं, हाँ। और दूसरी बात ये होती है कि जो नतीजा आए आप उसको तस्लीम कर लें खुश दिली से, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू उसका ये है कि जो जीत रहा है उसके अंदर भी इतनी कुशादगी हो कि वो दूसरों के साथ हाथ मिला सके, बात कर सके। जैसे ख्वाजा साद रफीक वाला मामला है, ये कोई बात है भला कि मुबारकबाद दे रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं? तो इस तरह से जीतने वाला पहले नाकाम हो जाता है। अच्छा, एक नैरेटिव की बात, तो फिर मुल्क पीछे चला जाता है, तो जो हमने माजी में देखा। तो अब ये 10 साल से और क्या हो रहा है, अपोजिशन लीडर से 10 साल से पीछे हो रहा है, और अब हम जो आगे जाने का रास्ता बना रहे हैं इकोनॉमी का, मुझे डर है कि हम पीछे न चले जाएं। देखिए, नैरेटिव की जो बात है, नैरेटिव का एक जबर होता है, और ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, उसको मीडिया मैलिस कहते हैं, उर्दू में कह लें इब्लागी इस्तिराब। इब्लागी इस्तिराब में कैफियत ऐसी होती है, नताशा कराची की रहने वाली, मैं भी, तो कराची में एक ज़माना था कि MQM का तूती बोलता था, और अगर ANP शाही सैयद को टिकट देती थी सेनेटर के लिए, तो जर्नलिस्ट पूछते थे कि MQM ने तो मुखालफत कर दी, आप उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? ये होता है बयानिए का जबर। इस वक्त कौमी सतह पर हम इस जबर का शिकार हैं। इसके नतीजे में भी कशीदगी बढ़ती है, नंबर एक, सियासत से दूरी पैदा होती है, और तसादुम का ख़तरा पैदा हो जाता है। शहजाद साहब, यही सवाल है कि किस तरह मामला बेहतरी की जानब जाएगा, और वो जो इल्ज़ाम हम फटाफट लगा देते हैं, वो आए हैं तो यूँ आए हैं और क्यों आए हैं, और अब भी वो रहेगा सारा इल्ज़ाम? या देखें, मेरे ख्याल में उनका वो टर्म उनकी बदल जाएगी। अब लाडले वाली है, फिर कहेंगे देखा बावजूद इसके ये कुछ हुआ, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, ये वो वजह। और दूसरा, आपकी ये बात कि आगे चलकर मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ जब ये हल्फ लेंगे, पार्लियामेंट में इंटर होंगे, कुछ ना कुछ मेरे ख्याल होश या कोई प्रिवेल कर जाएंगे इस पे कि जी कि अगर आप चीज़ देखें ना, आज की जो नैरेटिव है ये तो तबाही है ना। इसका मतलब किसी के साथ आप ना बैठें ना हाथ मिलाएं। उधर जाके मेरे ख्याल में यही फ़र्क होता है, जो चौक पे बात कर रहा होता है और जो अपने पार्टी के दफ्तर में बैठा होता है और जो पार्लियामेंट में बैठा है, बड़ा फ़र्क होता है, और वो शायद प्रिवेल करेगी। और मैं इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी आ गई है कि आगे चलकर हमने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो खैर वैसे भी जो है इसको मज़ीद बढ़ाना है, गैप लाना है, या कुछ चीज़ें को बेहतर वो कर मईशत का भी हल तलाश करना है। जी मलिक साहब, आप देख रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, फिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि आगे देख रहे हैं कि वो जो हमारी क़यादत है सियासी, वो सारी बिला तखसीस व तफरीक
वो इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएगी? मेरा ख्याल है ये इंट्रोस्पेक्शन का लम्हा भी होना चाहिए जो इंतखाबी रिज़ल्ट आया तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि बहरसूरत जो जिस तशवीश का फारूक आदिल साहब इज़हार कर रहे हैं, इकनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा है, तो उसकी खातिर हमने मुल्क को आगे ले जाना है। जो महाजराई होती है इंतखाबी सियासत का हिस्सा होती है, लेकिन इंतखाबात के बाद एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये एक मैं देख रहा हूँ कि पिछली असम्बली में एक 100-150 नशस्तें रखने वाली पार्टी इस्तीफ़े दे के एक गैर दानिशमंदाना और पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन लेके वापस आई, और अब वो हल्फ उठाने जा रहे हैं और उनको सर्वाइवल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए ये लेसन है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है उसको मजबूत करना चाहिए, और सियासत नाम है दस्तयाब हालात में से रास्ता निकालने का, उसको रास्ता निकाला जाए। और ये लोगों को भी हम इस वक्त उनको हम इतनी खबरें जो मायूस कौन दे चुके हैं मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी निज़ाम के हवाले से, मईशत के हवाले से, वो मिल के आगे चढ़ना चाहिए। और जो ये केयर टेकर सेटअप में चंद अच्छे रिफॉर्म्स के इकदाम हैं जिसमें हमारी करेंसी की स्टेबलाइजेशन आई है, SIFC है, ये कोई भी नई गवर्नमेंट आती है उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि पहले से वो की डिसीजन इसके तसलसल को आपने बरकरार ताहिर साहब, जो SIFC का जिक्र किया है आपने, और जब मईशत की बात होती है, जेब में पैसे होते हैं तो सियासत भी अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो आप क्या समझते हैं, SIFC का क़याम हो चुका है और जो भी गवर्नमेंट आती है, आपने जिस तरफ इशारे किए, उसके बावजूद ये SIFC की पॉलिसीज़ या जो भी, कल मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जो निगरान हुकूमत ने भी कंटिन्यूटी रखी है, आने वाले दिनों में भी कंटिन्यूटी रहेगी। आप कैसे देखते हैं कि कंटिन्यूटी रहेगी या जो इस टाइप का एक हम कह सकते हैं वो बेटर सेंस के हवाले से बात की, मे बी नॉट? इंशाल्लाह रहेगी, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। देखिए, पाकिस्तानी स्टेट ने 3-4 लेसन लर्न किए हैं पिछले 5-10 साल में। फैज़ी साहब की भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। एक तो ये कि CPEC पे जो तातुल हुआ और हमारे बिरादराना और दोस्त मुल्कों से फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो गलत फहमी हुई, उसका नुकसान किसी एक सियासी पार्टी को नहीं हुआ, वो हमारी रियासत को हुआ। और वो जो बिगाड़ आया, कभी हमने गैर जिम्मेदाराना उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी जी, मलिक साहब नतीजा सामने आया जी। NA84 सरगोदा, इसमें शफकत अब्बास आज़ाद हैसियत में जो सामने आए थे 1,01,944 वोट लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लियाकत अली ख़ान 77,477 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA84 सरगोदा का रिजल्ट हमने आपके सामने पेश किया है। इंडिपेंडेंट जीत गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शिकस्त से दो चार हो। इसी तरह PP 176 कसूर चौधरी मोहम्मद इलियास खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 48,328 वोट लेकर कामयाब हुए, और मुजम्मल मसूद जो आज़ाद हैसियत में सामने आए थे 19,234 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा मार्जिन है इस, अगर हम देखें इस पर निगाह दौड़ाएं तो। बिल्कुल, ये तीसरा नतीजा पंजाब असेंबली से PP 75 सरगोदा से ही अगेन अली आसिफ साहब जीत चुके हैं 56,570 वोट्स के साथ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत चुके हैं, जबकि अब्दुल रज़ाक साहब हार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है 42,922। तो सरगोदा से भी रिजल्ट्स तो आ ही रहे हैं। जी, PP 81 खुशाब हसन मलिक जो आज़ाद हैसियत में सामने आए थे वो जीत गए हैं 46,983 वोट लेकर, और आमिर हैदर सांगा वो IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक 32,293 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये अपसेट है। नेक्स्ट जी, PP 55 नारोवाल से ये नतीजा आपके सामने आया है। अरसलान हफीज साहब जीत चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 24,091 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि चौधरी लियाकत अली साहब हार चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 7,690 वोट इन्होंने हासिल किए। ये भी ह्यूज डिफरेंस दिखाई देता है। एक और नतीजा PP 54 नारोवाल SN इकबाल चौधरी, SN इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो 33,243 वोट लेकर कामयाब, जबकि अवैस कासिम आज़ाद हैसियत में 31,060 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। SN इकबाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं वो सूबाई असम्बली से भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह PP 54 ये वही सामने आया दोबारा, SN इकबाल जो 33,243 वोट लेकर कामयाब हुए, और अवैस कासिम जो आज़ाद हैसियत में थे 31,060 वोट लेकर दूसरे नंबर पर।
एक और नतीजा सरगोदा से PP 78 राना मुनव्वर हुसैन साहब PMLN से आपका ताल्लुक है, 60,560 वोट लेकर आगे रहे आप, जबकि वक़ार अनवर साहब हार चुके हैं, 57,573 वोट्स इन्होंने हासिल किए। इंडिपेंडेंट एक और नतीजा जी NA 135 उकाड़ा नदीम अब्बास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 1,29,218 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे आज़ाद हैसियत में मलिक मोहम्मद अकबर भट्टी 1,06,700 वोट इन्होंने भी लिए। लाखों में बात चली गई है, लेकिन बहरहाल इसमें डिफरेंस है, मौजूद है। इसी तरह NA 131 कसूर साद वसीम शेख PMLN से 1,08,714 वोट लिए, जबकि मोहम्मद मकसूद साबर अंसारी ये 77,966 वोट ले सके आज़ाद हैसियत में। इस तरह मुस्लिम लीग नून के साद वसीम दोबारा MNA मुंतखब हो गए इन इलेक्शन के अंदर। चले जी एक और रिजल्ट साहिवाल से NA 143 राय हसन नवाज खान साहब जीत चुके हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 1,47,147 इन्होंने वोट्स हासिल किए हैं, जबकि मोहम्मद तुफैल साहब ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 83,480 वोट लेकर सेकंड पोजीशन पर। एक और नतीजा जी NA 68 मंडी बहाउद्दीन हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी आज़ाद हैसियत में 1,66,093 वोट हासिल किए, जबकि मुशाहिद रजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने 70,926 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। यूं एक और आज़ाद MNA मुंतखब हो गए। इसी तरह NA 106 टोबा टेक सिंह M जुनेद अनवर चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक 1,37,629 वोट हासिल किए, जबकि खालिद नवाज जो आज़ाद हैसियत में थे 1,36,924 बहुत कम मार्जिन है, लेकिन कांटे का मुकाबला, लेकिन नून लीग ने ये नशिस्त हासिल कर ली। कोरंगी कराची से ये रिजल्ट है। NA 234 मोहम्मद मोइन आमिर पीरजादा साहब MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है, 73,687 वोट्स हासिल करके कामयाब करार पाए, जबकि फ़हीम खान साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 43,774 वोट्स लेके सेकंड पोजीशन पे, लेकिन देयर इज अ मार्जिन दिखाई देता है। NA 128 लाहौर मोहम्मद ऑन चौधरी IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इन्होंने 1,72,576 वोट हासिल किए, जबकि सलमान अकरम राजा इन्होंने 1,59,024 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। ऑन चौधरी औकाब के निशान पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इन्होंने इन्हीं को वोट दिया था, इनके हल्के में वो रहते हैं। NA 126 लाहौर मलक सैफुल मुलूक खोखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 87,117 वोट हासिल किए, जबकि मलक तौकीर अब्बास खोखर ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और 60,679 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। देखें ये अब देखिए कितना लाखों में भी आ रहा है और हजारों के फर्क से भी आ रहा है। ये एक और नतीजा आपके सामने NA 125 लाहौर से मोहम्मद अफजल खोखर साहब कामयाब करार पाए। PMLN से आपका ताल्लुक है, 65,102 वोट्स हासिल किए, जबकि जावेद उमर साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 51,144 वोट लेके सेकंड नंबर पर आए। जी जनाब, NA 117 लाहौर अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर 91,499 वोट लेकर कामयाब, जबकि अली एजाज 80,838 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली का हल्का NA 117 लाहौर। IPP भी आ गई है सामने, कुछ दिख रहे हैं अलग-अलग छोटे छोटे नतीजे अभी तो। जी जनाब, NA 127 अताउल्लाह तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 98,210, जबकि मलक जहीर अब्बास खोखर आज़ाद हैसियत में सामने थे, 82,230 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही से उम्मीदवार थे। मियाँ मोहम्मद अजहर साबिक गवर्नर पंजाब और वही अपने हमाद अजहर साहब के वालिद साहब 1,03,718 वोट लेकर कामयाब, जबकि मोहम्मद नौमान वो 71,540 वोट ले सके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। एक और नतीजा आपके सामने NA 235 कराची मशरकी मोहम्मद इकबाल खान साहब MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, 20,185 वोट्स लेकर कामयाब करार पाए, जबकि सैफुर रहमान साहब सेकंड कैंडिडेट यानी कि सेकंड नंबर पर आए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 14,167 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह NA 137 उकाड़ा सैयद
सैयद रज़ा अली गेलानी आज़ाद हैसियत में 1,31,925, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA जो थे राव मोहम्मद अजमल खान वो 1,05,381 वोट हासिल कर सके और यूँ दूसरे नंबर 25,000 तकरीबन 26,000 वोट्स का डिफरेंस। PP43 पंजाब असम्बली का हल्का नंबर 43 चौधरी अख्तर अब्बास बोसाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 45,566 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि चौधरी मोहम्मद नवाज आज़ाद हैसियत में 37,887 वोट हासिल कर सके और यूँ वो दूसरे नंबर पर रहे। एक और नतीजा आपके सामने, PP 174 लाहौर से बिलाल यासीन साहब जीत चुके हैं। PMLN से आपका ताल्लुक है। 36,265 वोट हासिल किया आपने। चौधरी मोहम्मद असगर साहब सेकंड पोजीशन पे रहे, हार चुके हैं। 33,953 वोट हासिल किए जी। इसी तरह PP 185 उकाड़ा जावेद अलाउद्दीन साजिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक और इन्होंने वोट हासिल किए 51,956 एंड आज़ाद मोहम्मद जावेद जो थे उन्होंने 46,599 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रहे। तेज़ी आ गई है। एक और नतीजा आ रहा है हमारे सामने, PS 114 केमाड़ी से सिंध असेंबली से आपके सामने है नतीजा। मोहम्मद शब्बीर साहब जीत चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 21,531 वोट हासिल किए, जबकि न्याज मोहम्मद साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका 14,559 वोट्स लेकर सेकंड पोजीशन पे रहे। जी जनाब, PS 111 केमाड़ी लियाकत अली अस्कानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक और 29,396 वोट हासिल किए, जबकि उमर सादिक जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक 4,573 वोट हासिल। ये भी एक अच्छा ह्यूज डिफरेंस है। PS 13 लाड़काना आदिल अल्ताफ अनार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 89,662 और JUI से ही नसीर मोहम्मद वो 4,028 वोट हासिल, बड़े मार्जिन का डिफरेंस है यहाँ बड़ा पर भी। मार्जिन है, ह्यूज। नेक्स्ट रिजल्ट है जी PS 2 जैकबाबाद सोहराब खान सिरकी साहब जीत चुके हैं। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। 53,298 वोट हासिल किए, जबकि शफीक अहमद खोसो साहब जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है, सेकंड पोजीशन पे आए। 47,662 ये देखिए ये करीब थी। PS 63 हैदराबाद मोहम्मद रेहान राजपूत आज़ाद हैसियत में सामने थे 40,306 और कामरान शफीक MQM पाकिस्तान से ताल्लुक 11,844। ये भी अच्छा खासा फर्क है जी। नेक्स्ट जी एक और रिजल्ट हमारे सामने है PS 114 केमाड़ी से मोहम्मद शब्बीर साहब, ये हम बता भी चुके हैं कि जीत चुके हैं 21,531 वोट के साथ। और दूसरे भी रिजल्ट हम PS 128 कराची सेंट्रल ताहा अहमद खान MQM पाकिस्तान से ताल्लुक 34,417 वोट हासिल किए, जबकि सैयद वजीह हसन जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक 18,588 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PS 128 का रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे है। एक और रिजल्ट PS 108 कराची जनूबी से मोहम्मद दिलावर खान साहब जीत चुके हैं। MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। 20,014 वोट हासिल किए इन्होंने और कामयाबी पाई, जबकि मुराद शेख साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 16,850 वोट के साथ सेकंड पोजीशन पे रहे। एक और हल्का हमारे सामने PS 60 हैदराबाद जाम खान शोरू 37,538 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक और अयाज लतीफ़ पलेजो GDA के, और इनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वोट हासिल कर सके 6,922। बहुत बड़ा फ़र्क है जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। नताशा, ये आपने देखा कि जमात इस्लामी MQM वो जब आमने सामने आते हैं तो वही जो हम बात पहले प्रोग्राम में ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कौम परस्तों का, ये देखिए बहरहाल जी अगर सब बात करें फिर ब्रेक। हाँ जी, बात ये कि आप ये देखें कि दो ऐसी सीट आपने बताई इसमें 70,000 लीड है और बिलाल यासीन सिर्फ 2,900 वोट से जीते हैं लाहौर में और एहसन इकबाल साहब सिर्फ 1,900 वोट से जीते हैं सियालकोट। आप इतने जज्बाती ना, ये तो अभी और भी आ रहे हैं ना, नताइज तो आ ही रहे सामने। अब ये जीत डिसीजन आ चुका है ना, ये डिसीजन जो है आया है 1,900 वोट पे सिर्फ एहसन इकबाल साहब जीते हैं, 1,900 वोट सिर्फ, और बिलाल यासीन लाहौर से सिर्फ 2,900 वोट पे जीते हैं और जहां जहां इंडिपेंडेंट 70,000 की लीड लेकर आ रहे हैं। बस जी नाज़रीन, हमने नताशा अब चूंकि हमने ब्रेक पे जाना है, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद रिजल्ट्स भी आपके सामने लेके आएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे राइट आफ्टर शॉर्ट।